नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश 2022 के साथ। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे पास आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल जातीय समीकरण और जीत की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने नए नए वादे, नए नए दावों के साथ जनता को रिझाने की कोशिश में लगी हुई हैं। गोंडा जिले में भी चुनावी सरगर्मियां तेज होती हुई। क्या चौराहा, क्या चौपाल, गोंडा में हर जगह इन दिनों राजनीतिक चर्चाएं देखने को मिल रही है। आम बात हो चुकी है। कोई किसान निधि के फायदे गिनाने में लगा है, तो कोई किसी के पास आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान का लंबा चौड़ा चिट्ठा है। ये बड़ा मुद्दा है। 5 साल में हुआ काम जिसे गिनाने से आम मतदाता गुरेज नहीं कर रहा, लेकिन जातिगत समीकरण और जातियों के अंतर्विरोध भी अंतिम फैसले में निर्णायक साबित हो रहे हैं। लखनऊ और दिल्ली में बैठे राजनीतिज्ञों और विश्लेषकों का गुणा भाग चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन गोंडा में मुख्य रूप से मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही माना जा रहा है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे गोंडा के सियासी समीकरणों की, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक दल अपने अपने सियासी दांव लगाने में जुटे हैं। वहीं यूपी के गोंडा जिले की बात करें तो यहां सभी राजनीतिक दलों में टक्कर जोरदार रही। यहां एक ओर बीजेपी है तो दूसरी ओर सपा। और पिछले 2 चुनाव इसी के परिचायक भी हैं। जहां एक ओर 2017 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, तो वहीं 2012 में सपा ने 7 में से 6 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बार कौन किसको शह मात देता है, देखना होगा। क्या है गोंडा का इतिहास? हिमालय के शिवालिक पर्वतमाला और भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या के बीच में स्थित गौनर्द भूमि पर विसेन क्षत्रिय राजा मान सिंह ने 400 साल पहले गोंडा नगर की स्थापना की। मान्यता के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की यहाँ गाय चरा करती थी, जिस कारण इसका नाम गौनर्द पड़ा। यही गौनर्द बाद में गोंडा बन गया। प्राचीन काल में इस जिले के वर्तमान भूभाग पर श्रावस्ती का अधिकांश भाग और कौशल महाजनपद फैला हुआ था। यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध ने करीब 21 साल तक प्रवास किया। 1856 में ब्रिटिश सरकार के आदेश से अवध शासक के नियंत्रण में आया, तो इसे बहराइच जिले से अलग करके गोंडा जिला बना दिया गया। जिले में क्या है समस्याएं? गोंडा देश के लगभग सभी बड़े शहरों से रेल मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। यहाँ की अधिकतर आबादी किसानी पर निर्भर है। रेल परिवहन की अच्छी सुविधा होने के बावजूद राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में यहाँ ना तो उद्योग धंधे को बढ़ावा दिया जा सका है और ना ही लोगों के जीवन स्तर में ही सुधार की व्यवस्था हो पाई। मजबूर होकर हजारों युवाओं को आजीविका के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। ऐसे में 2022 के चुनाव में यहाँ बेरोजगारी और पलायन अहम मुद्दे होंगे। यहाँ सभी पार्टियां इन्हीं मुद्दों को लेकर अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतारेंगे और किसको यहाँ से जीत का स्वाद चखने को मिलेगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का महाकुंभ शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी पृष्ठभूमि तैयार करने में लग गई है। गोंडा में बीजेपी, सपा, बसपा में कड़ी टक्कर रहती है, लेकिन आगामी चुनाव में भी बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। गोंडा जिले की बात करें तो यहाँ 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें कटरा, बाजार, गोंडा, करनैलगंज, तरबगंज, मनकापुर, मेहनौन और गौरा विधानसभा सीट शामिल है। आज करेंगे इन्हीं की बात। 2017 विधानसभा चुनाव में गोंडा जिले में मोदी मैजिक देखने को मिला। 2017 में मोदी लहर में बीजेपी ने जिले की सातों सीटें अपने कब्जे में कर। इस जिले में बसपा, सपा और कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई। सारी सीटें सीधे बीजेपी के खाते में। तमाम सीटों पर कमल ही कमल नजर आया। 2012 विधानसभा चुनाव में गोंडा जिले में सपा की साइकिल दौड़ी और 2012 चुनाव में सपा को 7 में से 6 सीटें हासिल हुई।
इस जिले में बीजेपी को बाकी की जो एक सीट बची हुई थी वो हासिल हो पाई। बीजेपी को मात्र एक सीट से ही संतोष करना पड़ा, जबकि कांग्रेस और बसपा वहीं की वहीं शून्य पर ही अटकी रही। खाता तक खोलने का इन्हें मौका नहीं मिल पाया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कटरा बाजार विधानसभा सीट की, जहां पर 2017 के चुनाव में 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए। यहां इस विधानसभा सीट पर बीजेपी के बावन सिंह के सामने समाजवादी पार्टी के बैजनाथ दुबे की चुनौती थी, लेकिन बसपा के टिकट पर मसूद आलम खान ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। मोदी लहर के चलते यहां पर बीजेपी के बावन सिंह ने समाजवादी पार्टी के बैजनाथ दुबे को 30,811 वोटों से हराकर अपना परचम लहराया। वहीं बसपा के मसूद आलम खान यहां पर थर्ड पोजीशन पर रहे, यानी कि तीसरा स्थान उन्हें मिला। 2012 में इस सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कमल खिला और बीजेपी के प्रत्याशी बावन सिंह ने जीत दर्ज की। इस बार बसपा के मसूद आलम दूसरे नंबर पर रहे। बावन सिंह ने मसूद आलम को 7,000 वोटों से शिकस्त दी। कटरा बाजार विधानसभा सीट की अगर इतिहास के बारे में बात करें, इस पर नजर डालें तो इस सीट पर साल 1991 में राम मंदिर लहर के दौरान बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह ने कांग्रेस के प्रत्याशी मुरलीधर मुनीम को यहां हराया था। फिर साल आया 1993 का, जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राम सिंह ने दूसरी बार जीत दर्ज की। इस बार उन्होंने सपा के प्रत्याशी को हराया। 1996 चुनाव में बीजेपी ने बावन सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में बीजेपी को तीसरी जीत मिली। 2002 में इस सीट पर सपा के बृजनाथ दुबे ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के बावन सिंह को 2200 वोटों के अंतर से हराया था। फिर साल आया 2007 का, जब सपा के बैजनाथ दुबे दूसरी बार जीते। इस बार उन्होंने बीजेपी के बावन सिंह को हराने में कामयाबी हासिल की। फिर साल आया 2007 के बाद 2012 विधानसभा चुनाव का, जब इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी बावन सिंह जीते। इस बार बसपा के मसूद आलम को उन्होंने 7,000 वोटों से शिकस्त दी। फिर साल आया 2017 का, बीजेपी के प्रत्याशी वीर विक्रम सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की और क्रेडिट दिया गया मोदी लहर को। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राजेश यादव को शिकस्त दी। इस सीट पर साल 1991 के बाद केवल 2 चुनावी ऐसे आए हैं जिसमें बीजेपी को जीत हासिल नहीं हो पाई। बाकी के सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का भगवा इस विधानसभा सीट पर लहराता नजर आया। बात अगर इस सीट के जातीय समीकरणों की करें तो इस सीट पर सवर्ण मतदाताओं के साथ साथ दलित मतदाताओं की भी काफी अच्छी संख्या है। यहाँ पर मुस्लिम मतदाता जीत के समीकरण पर अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि सपा और बसपा मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या है 3,74,524, जिनमें पुरुष मतदाता हैं 2,01,709 और महिला मतदाताओं की संख्या है 1,72,813। तो कटरा का ये कुछ इस तरह का सियासी समीकरण इन आंकड़ों के जरिए, इन ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने। पुरुष मतदाताओं की, महिला मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या यहाँ पर है। इसके अलावा जातीय समीकरण भी यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण, और इसी वजह से सपा की बात कर ले, बसपा की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, हर दल यहाँ पर इस जातीय समीकरण को साधने की कोशिश में लगे रहते हैं। 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। ऐसे में क्या बीजेपी अपनी इस जीत को आगे यहाँ इस सीट पर कायम रख पाती है या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में गोंडा सीट से कुल 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे, जिनमें बीजेपी के टिकट पर प्रतीक भूषण शरण सिंह ने कुल 58,254 वोट पाकर जीत हासिल की, जबकि बसपा के दूसरे स्थान पर रहे मोहम्मद जलील खान, जिन्हें 46,576 वोट हासिल हुए, जबकि समाजवादी पार्टी के सूरज सिंह को 41,477 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में दिलचस्प बात यह रही कि बीजेपी से बगावत कर शिवसेना के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे महेश नारायण तिवारी को कुल 35,619 वोट ही हासिल हो सके। 2012 विधानसभा चुनाव में गोंडा सीट पर सपा के टिकट पर विनोद कुमार सिंह तीसरी बार विधायक चुनकर गए। बीजेपी के महेश नारायण तिवारी दूसरे स्थान पर रहे। सपा के विनोद कुमार ने 14,855 वोटों से बीजेपी के महेश नारायण तिवारी को हरा दिया।
और बात इस सीट के इतिहास के बारे में। गोंडा सदर विधानसभा में आजादी के बाद शुरुआती दौर में कांग्रेस का ही बोलबाला देखने को मिला। इस सीट पर कांग्रेस के रघुराज उपाध्याय ने साल 1980, 1985 से 1979 तक लगातार 3 बार जीत की हैट्रिक लगाई। फिर साल आया 1991 का, जब राम मंदिर लहर के समय यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी तुलसीदास राय जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचे। 1993 में भी बीजेपी के प्रत्याशी तुलसीदास राय ने दूसरी बार जीत दर्ज की। इस बार उन्होंने सपा के विनोद कुमार सिंह को 18,659 वोटों से हराया। साल 1996 में पहली बार सपा के टिकट पर विनोद कुमार सिंह ने जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के तुलसीदास राय चंदानी को 9,452 मतों से हराया। 2002 में इस सीट पर विनोद कुमार सिंह दूसरी बार सपा के टिकट पर विजयी हुए। वहीं फिर साल आया 2007 का, जब विधानसभा चुनाव में 2007 में बसपा के मोहम्मद जलील खान ने 2,642 मतों से विनोद कुमार सिंह को हरा दिया, जीत गए, बसपा का परचम लहराया। फिर साल आया 2012 का। 2012 के चुनाव में सपा के टिकट पर विनोद कुमार सिंह तीसरी बार विधायक चुने गए और साइकिल को दौड़ा दिया। इस बार उन्होंने बीजेपी के महेश नारायण को 14,855 वोटों से हराया। फिर साल आया 2017 का, जब बीजेपी के टिकट पर प्रतीक भूषण सिंह ने जीत दर्ज की। उन्होंने बसपा प्रत्याशी मोहम्मद जलील खान को 11,678 वोटों से हराकर सीधे विधानसभा का रुख किया। जबरदस्त यहाँ लोगों का, जनता का प्यार उन्हें मिला, विश्वास उन्हें मिला। बात अगर इस सीट के जातीय समीकरणों की करें तो इस सीट पर ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ दोनों ही जाति के मतदाताओं की संख्या 1 लाख के आसपास है। इस विधानसभा क्षेत्र में 80,000 पिछड़ा वर्ग के मतदाता है, 43,000 दलित मतदाता है। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या है 2,97,561, जिनमें पुरुष मतदाता है 1,62,162, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या है 1,35,399। तो कुछ इस तरह का गोंडा का सियासी समीकरण रहा, इसका इतिहास रहा। 2007 में यहाँ पर बसपा की लहर चली, 2012 में यहाँ पर सपा की लहर चली, 2017 में यहाँ पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया। अब देखने वाली बात है 2022 की बिसात जो बिछाई जा रही है, किस पार्टी को यहाँ पर जीत हासिल होती है। सबके अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं। जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाह रही है, ये आने वाला वक्त बताएगा। 2022 इसी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती कि ये सीट क्या बीजेपी रिटेन कर पाती है। बात करते हैं अगली विधानसभा सीट की। साल 2017 के चुनाव में करनैलगंज सीट से कुल 14 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत को आजमाया, जिसमें बीजेपी के अजय प्रताप सिंह को 82,867 वोट मिले और विधायक बने। सपा के योगेश प्रताप सिंह 54,462 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। बसपा के संतोष तिवारी को 33,241 मत हासिल हुए और इस त्रिकोणीय संघर्ष में ये सीट सीधे बीजेपी के खाते में गई। वहीं साल 2012 के विधानसभा चुनाव में यहां इस सीट पर समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ी और यहां सपा के योगेश प्रताप सिंह ने जीत हासिल की, विधानसभा पहुंचे। बसपा के अजय प्रताप सिंह दूसरे स्थान पर रहे। सपा के योगेश प्रताप सिंह ने अजय प्रताप सिंह को 11,721 वोटों के अंतर से हराया। और आइए अब एक नजर करनैलगंज विधानसभा सीट के इतिहास पर भी डालते हैं। इस सीट पर आजादी के बाद से ही हिंदू महासभा के प्रत्याशी को जीत मिलती रही। शुरुआती सालों में इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी जीत हासिल हुई। ठाकुर मतदाता बहुल होने की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा विधायक भी इसी जाति से चुने जाते रहे। फिर साल आया 1980 का और 1980 और 1985 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी उमेश्वर प्रसाद सिंह यहाँ पर जीते। वहीं साल 1979 में निर्दलीय प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह यहाँ पर विधायक बने, विधायक उन्हें चुन लिया गया जनता की तरफ से। साल 1991 में बीजेपी में वो शामिल हो गए और फिर उन्होंने बीजेपी से साल 1991 में ही जीत हासिल की और बीजेपी का इस तरह से यहाँ पर खाता खुल सका। साल 1993 और साल 1996 के चुनाव में भी वो लगातार चुनाव जीतते रहे, जनता का विश्वास पाते रहे। इस तरह से वो यहाँ 4 बार विधायक चुन लिए गए। साल 2002 में बसपा ने योगेश प्रताप सिंह को चुनावी अखाड़े में उतारा, वो जीते। 2007 में कांग्रेस के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह ने चुनाव जीता, उन्होंने सपा के योगेश प्रताप सिंह को 30,000 मतों से हरा दिया। फिर साल आया 2012 का, जब इस सीट पर सपा के योगेश प्रताप सिंह ने दूसरी बार जीत दर्ज की। इस बार उन्होंने बसपा के अजय प्रताप सिंह को हराया।
2017 के चुनाव में बीजेपी के अजय प्रताप सिंह विजयी हुए और इस चुनाव में कुल 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, अखाड़े में थे। बीजेपी के अजय प्रताप सिंह को 82,864 वोट हासिल हुए, जबकि दूसरे स्थान पर सपा के योगेश प्रताप सिंह को 54,462 वोट मिले, जबकि बसपा के संतोष तिवारी तीसरे स्थान पर रहे। इस तरह इस सीट पर 5 बार अजय प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की। बात अगर इस सीट के जातीय समीकरणों की करें तो इस सीट पर राजपूत मतदाताओं की आबादी सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण आते हैं। मुस्लिम, दलित के साथ वैश्य मतदाताओं की भी संख्या यहां पर अच्छी खासी है। इस सीट पर कुल 3,19,785 मतदाता हैं, जिनमें 1,73,224 पुरुष मतदाता हैं और इस सीट पर 1,46,550 महिला मतदाता हैं। इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये करनैलगंज और इसका सियासी समीकरण। तो इस विधानसभा सीट के इतिहास, इसके सारे सियासी समीकरण किस तरह के रहे हैं आपके सामने। शुरुआती तौर पर कांग्रेस का इस विधानसभा सीट पर दबदबा देखने को मिला, लेकिन उसके बाद हालात बदलते चले गए। भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर मौका मिला, बसपा को भी मौका मिला, सपा को भी मौका मिला। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मौका मिला, लेकिन इस बार यहाँ की जनता किस मूड में है, किसे मौका देना चाहेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तैयारियां सभी राजनीतिक दलों की पूरी है। ऐसे में किस राजनीतिक दल पर जनता का आशीर्वाद आता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।